Hello students, in today's lecture number 6 on moving charges and magnetism, we shall discuss our next concept, and the next concept is motion of a charge or charge particle in perpendicular or crossed electric and magnetic fields. यानी हम एक चार्ज पार्टिकल की स्टडी करेंगे और चार्ज पार्टिकल ऐसी जगह मूव कर रहा है जहाँ पर दोनों फील्ड क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हैं। ऐसी जगह पर जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसका पाथ कैसा होगा, वो किस तरीके से मूव करेगा, इसकी बात हम इस टॉपिक में करेंगे। यानी हम अभी तक हमने इंडिविजुअली चार्ज पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा, चार्ज पार्टिकल का मोशन हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में देखा। हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेटेड मोशन में होता है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, एक्सिलरेटेड होती है। एक्सिलरेट करना है चार्ज पार्टिकल को तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में चार्ज पार्टिकल पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। लेकिन जब वही चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में मूव करता है तो यदि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री एंगल बनाते हुए एंट्री लेता है, यानी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री लेता है, तो वो चार्ज पार्टिकल उस मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। लेकिन अब हम बात करेंगे मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। यानी अब हम चार्ज पार्टिकल को ऐसी जगह से पास करेंगे जहां पर दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हैं। यानी हम बात करेंगे वेलोसिटी सेलेक्टर और फिल्टर की। इसको हमने वेलोसिटी सेलेक्टर और फिल्टर क्यों कहा? वेलोसिटी सेलेक्टर और फिल्टर कहने का क्या कारण है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो हम इसे वेलोसिटी सेलेक्टर और फिल्टर नाम क्यों देते हैं? वेलोसिटी सेलेक्टर और फिल्टर का मतलब है कि देखिए, ये सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल है और इस सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल से बहुत सारे चार्ज पार्टिकल बाहर आ रहे हैं। इस सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल से बहुत सारे चार्ज पार्टिकल बाहर आ रहे हैं और उन सभी चार्ज पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो अलग अलग है। उन सभी चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी अलग अलग है। मान लीजिए Q1 पहला चार्ज पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी V1 है, Q2 कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी V3 V2 है और Q कोई तीसरा चार्ज पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी V है और QN nवा चार्ज पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी Vn है। तो इतने सारे चार्ज पार्टिकल जिनकी वेलोसिटीज अलग अलग है वो इस सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल से बाहर आ रहे हैं। अब ये जो बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल है, ये जो बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल है जो कि डिफरेंट वेलोसिटीज के चार्ज पार्टिकल का कॉम्बिनेशन है, जब इन डिफरेंट वेलोसिटीज के चार्ज पार्टिकल्स को इस यूनिफॉर्म क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में भेजा जाता है, जब ऐसे क्षेत्र में भेजा जाता है, देखिए यहाँ पर PQRS ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है PQRS, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से रिप्रेजेंट किया गया है और सभी क्रॉस एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पर हैं। यानी यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और किस तरफ डायरेक्टेड है ये मैग्नेटिक फील्ड? ये मैग्नेटिक फील्ड, ये क्रॉस का साइन बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है। यदि ये डॉट से रिप्रेजेंट होता तो मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज होता, लेकिन अभी क्रॉस से मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया गया है, इसलिए हम कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है। लेकिन और दूसरा जो फील्ड यहाँ पर मौजूद है, ये देखिए, ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं, दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये पहली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये तीसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ये तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप देखिए एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी पैरेलल हैं। ये तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मौजूद है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मौजूद है वो कैसा होगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है। जब मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है और इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है
तो देखिए जरा, ये यदि पिंक कलर की जो पेंसिल मेरे हाथ में है, इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करता हूँ। और मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए पेंसिल का जो ये जो एज है, शार्पन्ड एज, ये नीचे की तरफ है, यानी इनटू द पेज है। तो ये पेंसिल इनटू द पेज यानी मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है। और ये जो ब्लू कलर का पेन मेरे हाथ में आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लू कलर का पेन मैं मान लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नीचे इस तरफ है, मेरी तरफ है, ठीक है। जो इसका कैप है ब्लू पेन का, जो ब्लैक कलर का कैप है, ये इस डायरेक्शन में कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देखिए इन दोनों के बीच, यदि ब्लू कलर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करे, ब्लू कलर का पेन, और पिंक कलर की जो पेंसिल है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो दोनों के बीच में जो ये एंगल है वो कैसा है, 90 डिग्री है, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी एक दूसरे से क्रॉस्ड पोजीशन में है। क्रॉस्ड क्यों कहा, क्योंकि क्रॉस जो पोजीशन होती है, देखिए यदि मैं क्रॉस साइन बनाता हूं तो एक ये वाली जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर है। ये पिंक कलर की पेंसिल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को बता रही है कि इनटू द पेज है, और ये ब्लू कलर का पेन है जो बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो ये एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री। यानी ये कैसे फील्ड है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, यानी क्रॉस्ड मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नीचे की तरफ है ये, और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। इसलिए जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है ये क्रॉस्ड और परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कहलाएंगे। जब इस क्षेत्र में PQRS एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। इस क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में जब हम जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को भेजेंगे, इस ग्रुप ऑफ चार्ज पार्टिकल को भेजेंगे जिनकी वेलोसिटीज अलग अलग है, तो हम ये देखना चाहेंगे कि कौन से चार्ज पार्टिकल इस क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के रीजन PQRS को पार करके, पेनिट्रेट करके यहाँ पहुंच जाएंगे। यानी केवल स्ट्रेट पाथ पर कौन से चार्ज पार्टिकल मूव कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने हल्का सा 2 पाथ मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाए हैं। ये जो नीचे वाला पाथ है, ये देखिए, यदि चार्ज पार्टिकल यहाँ पर इस PQRS रीजन में केवल और केवल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होता, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। यदि केवल और केवल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मौजूद होता तो चार्ज पार्टिकल, देखिए ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करता। चार्ज पार्टिकल कैसा पाथ फॉलो करता, पैराबोलिक पाथ फॉलो करता। और ये किस तरफ मूव कर रहा है, देखिए चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मुड़ रहा है, अपने ओरिजिनल पाथ से इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ डेविएट हो गया। और किस तरीके से डेविएट हुआ, एक पैराबोला के रूप में। तो यदि यहाँ पर PQRS रीजन में केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो ये चार्ज पार्टिकल इस तरीके से पैराबोलिक पाथ फॉलो करता। और यदि इस PQRS रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं होता, केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होता, तो चार्ज पार्टिकल इधर से आया, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, यानी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से एंट्री ले रहा है। तो जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन से एंट्री लेता है तो ये चार्ज पार्टिकल कैसे पाथ में चला जाएगा, सर्कुलर पाथ में चला जाएगा। ये देखिए, चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो एक्सपीरियंस किया गया मैग्नेटिक फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा या नहीं। कैसे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम निकाल सकते हैं। जो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताती है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में ये फर्स्ट फिंगर, ये मिडिल फिंगर, ये थंब, तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेच किया। तो जो फर्स्ट फिंगर है जिसको हम 4 फिंगर कहते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। जो मिडिल फिंगर है ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो थंब है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनटू द पेज है, तो फिंगर, फर्स्ट फिंगर पेज की तरफ हो गई, और जो मिडिल फिंगर है वो देखिए इस तरफ होगी, क्योंकि चार्ज पार्टिकल लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा था, तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया ये फिंगर। और ये जो थंब है, थंब कहाँ है, ऊपर की तरफ है, थंब ऊपर की तरफ है, यानी चार्ज पार्टिकल को जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो कहाँ एक्सपीरियंस होगा, ऊपर की तरफ एक्सपीरियंस होगा। इसलिए चार्ज पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, जो सर्कुलर पाथ बनाएगा वो ऊपर की तरफ मुड़ते हुए बनाएगा। क्लियर। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पर एक्सपीरियंस हो रहा है, देखिए मैग्नेटिक फोर्स तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक्सपीरियंस हुआ, और केवल मैग्नेटिक फील्ड होता तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में जाता, और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो चार्ज पार्टिकल पैराबोलिक पाथ में जाता। लेकिन अभी तो यहाँ पर PQRS रीजन एक ऐसा रीजन है जहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक
दोनों फील्ड मौजूद हैं। किस पोजीशन में? क्रॉस्ड और परपेंडिकुलर पोजीशन में मौजूद हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज पार्टिकल इधर से आएगा और इस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फोर्स भी एक्सपीरियंस होगा और इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्सपीरियंस होगा। होगा या नहीं होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण तो उसको इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा और मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसको मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन हमने निकाल लिया, चार्ज पार्टिकल किस तरफ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये हमने पता कर लिया। किस तरफ एक्सपीरियंस करेगा? ऊपर की तरफ, क्योंकि चार्ज पार्टिकल यहाँ पर देखिए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। यदि ये इलेक्ट्रॉन होता, देखिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में कहते हैं कि ये फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का, सेकंड फिंगर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, यहाँ पर कहें कि करंट की डायरेक्शन को शो करता है और थंब मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। और जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की जो डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन तो करंट की होती है। पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जाता है करंट उसी डायरेक्शन में जाता है। तो ये करंट हो गया, मैं और फर्स्ट फिंगर अंदर की तरफ है, इनटू द पेज हो गई, और थंब ऊपर की तरफ, यानी मैग्नेटिक फोर्स ऊपर आ गया। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो देखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स जो एक्सपीरियंस होता है किसी चार्ज पार्टिकल को वो कितना होता है? Q इंटू ई होता है। Q इंटू ई होता है। जब Q का वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ देखिए एफ ई इज इक्वल टू Q इंटू ई, जब Q पॉजिटिव है तो F और E का डायरेक्शन सेम होगा, यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यानी प्रोटॉन के द्वारा, या फिर मैं कहूँ कि जब किसी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को या प्रोटॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो किस तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उसी तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन होगा। लेकिन चार्ज पार्टिकल यदि नेगेटिव होता तो यहाँ नेगेटिव आ जाता, तो उस केस में हम कहते हैं कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता। तो यहाँ तो हम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, यानी नीचे की तरफ एक्सपीरियंस करेगा। तो देखिए एफ एम ऊपर की तरफ है, एफ ई नीचे की तरफ है। अब हम चाहते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल क्यू है जिसकी वेलोसिटी वी है, ये बिना किसी डेविएशन के सीधे जाता रहे, ना तो ये सर्कुलर पाथ में जाए ना पैराबोलिक पाथ में जाए, ये अनडिफ्लेक्टेड सीधे जाता रहे बिना किसी डेविएशन के। तो उसके लिए क्या करना होगा? क्या इंश्योर करना पड़ेगा? क्या सुनिश्चित करना पड़ेगा? हमें यह देखना पड़ेगा कि जितना मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा है, अपर डायरेक्शन में चार्ज पर लग रहा है, उतना ही इलेक्ट्रिक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल पर लगना चाहिए, यानी एफ एम का वैल्यू एफ ई के बराबर होना चाहिए। तो जब एफ एम का वैल्यू एफ ई के बराबर होगा या एफ ई बराबर एफ एम होगा तो क्यू ई एफ एम मतलब क्यू वी वी, क्योंकि एफ एम क्या होता है? क्यू वी वी साइन थीटा होता है, और थीटा क्या है? 90, क्योंकि ये तो है वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच कितना एंगल हुआ? 90 डिग्री हुआ। तो क्यू वी वी आ गया, सिंपली एफ एम आ गया क्यू वी वी, तो क्यू ई बराबर क्या आ गया? क्यू वी वी। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल कितना आ गया? ई अपॉन वी, यानी वे चार्ज पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी ई अपॉन वी के बराबर है, वे चार्ज पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी ई अपॉन वी के बराबर है, वो ही चार्ज पार्टिकल इस क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को पेनिट्रेट कर पाएंगे, पार कर पाएंगे। यानी हमने उन चार्ज पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई कर लिया जिनकी वेलोसिटी ई अपॉन वी के बराबर है, जिनकी वेलोसिटी ए अपॉन बी के बराबर है। तो इस तरीके से हम इतने सारे चार्ज पार्टिकल जो इस सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल से निकल रहे हैं, हम उनमें से उन चार्ज पार्टिकल्स को फिल्टर कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं जिनकी वेलोसिटी ई अपॉन बी के बराबर है। इसलिए इसको हम वेलोसिटी सेलेक्टर और वेलोसिटी फिल्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी सेलेक्टर और वेलोसिटी फिल्टर का क्या काम है? उन चार्ज पार्टिकल्स को सेलेक्ट करना, फिल्टर करना जिनकी वेलोसिटी ई अपॉन वी के बराबर है, और जिन चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी ई अपॉन वी के बराबर है, केवल वे ही चार्ज पार्टिकल्स इस क्रॉस्ड और परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को पेनिट्रेट कर पाएंगे। ये है वेलोसिटी फिल्टर और वेलोसिटी सेलेक्टर। तो कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ? केवल वे ही चार्ज पार्टिकल क्रॉस्ड और इलेक्ट्रिक केवल वे ही चार्ज पार्टिकल क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को पेनिट्रेट कर सकते हैं, पार कर सकते हैं, भेद सकते हैं, छेद सकते हैं, जिनकी वेलोसिटी ई अपॉन बी के बराबर है। ठीक है, कैसे निकाला समझ में आ गया, फिजिक्स समझ में आ गई, यही मैंने यहाँ पर लिखा है। एज चार्ज पार्टिकल एंटर्स इनटू ए रीजन पी क्यू आर एस, जैसे ही चार्ज पार्टिकल रीजन पी क्यू आर एस में एंट्री लेता है, पी क्यू आर एस में जैसे ही चार्ज पार्टिकल जाएगा, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट,
उस PQRS में दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। किस पोजीशन में? क्रॉस्ड पोजीशन में, यानी परपेंडिकुलर पोजीशन में। किस पोजीशन में प्रेजेंट है? परपेंडिकुलर पोजीशन में प्रेजेंट है। तो क्या होगा? तो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फोर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक्सपीरियंस करेगा और मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण। जैसे कि हमने ऊपर इस डायग्राम में देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण तो पैराबोलिक पाथ में चला गया और मैग्नेटिक फील्ड के कारण सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है लगभग। ठीक है, तो जो चार्ज पार्टिकल विल पेनिट्रेट दिस रीजन PQRS विदाउट डिफ्लेक्शन। कौन से चार्ज पार्टिकल इस रीजन को पेनिट्रेट कर पाएंगे? जिनकी वेलोसिटी E/b के बराबर है। सो दिस V is equal to E/b is the required velocity for a charge particle to penetrate crossed electric and magnetic field region PQRS without any deflection. So this is all about velocity selector और filter. I think आपको समझ में आया होगा। वापस से देखिएगा, बार बार इस वीडियो को देखिएगा, और कोई कंफ्यूजन फिर भी रहता है तो आप बताइएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं एक न्यू मशीन और डिवाइस विच वाज डेवलप्ड बाय E.O. लॉरेंस एंड M.S. लिविंगस्टन, बर्कले कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के दो इंजीनियर्स E.O. लॉरेंस एंड M.S. लिविंगस्टन। कब? 1934 में लॉरेंस एंड लिविंगस्टन, ये दो व्यक्ति थे, लॉरेंस एंड लिविंगस्टन। लॉरेंस का पूरा नाम था E.O. लॉरेंस एंड लिविंगस्टन का पूरा नाम था M.S. लिविंगस्टन। कहां पर? बर्कले। कौन सी यूनिवर्सिटी? कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। किस ईयर में? 1934 में। उन्होंने एक मशीन और डिवाइस क्या की? डिजाइन की, डेवलप की, टू एक्सिलरेट चार्ज पार्टिकल्स और आयंस टू हाई एनर्जीज। सो साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस और ए मशीन। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस या मशीन है। साइक्लोट्रॉन क्या है? इट इज ए डिवाइस और मशीन विच इज यूज्ड टू एक्सिलरेट चार्ज्ड पार्टिकल और आयंस टू हाई एनर्जीज। एक ऐसी मशीन और डिवाइस जिसका यूज किसी चार्ज पार्टिकल या आयन को एक्सिलरेट करने के काम में आता है। कितना एक्सिलरेट करने के काम में आता है? इतना एक्सिलरेट करने के काम में आता है जिससे कि उस चार्ज पार्टिकल की क्या बढ़ जाए? एनर्जी बढ़ जाए। क्योंकि जब एक्सिलरेट होगा चार्ज पार्टिकल तो इसकी स्पीड बढ़ेगी यानी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हम जिस मशीन और डिवाइस के द्वारा किसी चार्ज पार्टिकल को हाईली एक्सिलरेट करते हैं, हाईली एनर्जेटिक बनाते हैं, उस मशीन और डिवाइस को हम क्या कहते हैं? साइक्लोट्रॉन कहते हैं। सो ये मशीन और डिवाइस टू एक्सिलरेट charge particle or ions such as proton, neutron, alpha particles to high energies। मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पर न्यूट्रॉन नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को साइक्लोट्रॉन से हम क्या नहीं कर सकते? एक्सिलरेट नहीं कर सकते। क्यों एक्सिलरेट नहीं कर सकते? जब हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे अभी, तो आप इसकी वजह जान पाएंगे। अब ये इन्वेंट किसने किया था? दिस साइक्लोट्रॉन was invented by E.O. Lawrence and M.S. Livingston in 1934 at Berkeley, California University। किस उद्देश्य के साथ इसको इन्वेंट किया गया था? लॉरेंस एंड लिविंगस्टन के पास कुछ उद्देश्य था, तभी तो इसको डिजाइन किया गया था, डेवलप किया गया था। उनका उद्देश्य क्या था? टू इन्वेस्टिगेट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है एग्जाम में? या तो सीधे पूछेगा डेस्क्राइब साइक्लोट्रॉन, इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, ठीक है, या फिर पूछेगा डेस्क्राइब ए डिवाइस और मशीन विच इज यूज्ड टू एक्सिलरेट चार्ज पार्टिकल और आयंस, ऐसे पूछ लेगा। या फिर पूछेगा डेस्क्राइब ए मशीन और डिवाइस विच इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, ठीक है, describe a device or machine which is also known as particle accelerator। ऐसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमा करके वो एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। तो किस उद्देश्य के साथ इस साइक्लोट्रॉन को डेवलप किया गया था, वो एम और ऑब्जेक्ट हमें पता होना चाहिए। लॉरेंस और लिविंगस्टन का जो एम था वो क्या था, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को इन्वेस्टिगेट करना, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बारे में जानना। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए 1934 में बर्कले कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में लॉरेंस एंड लिविंगस्टन ने क्या एक मशीन और डिवाइस डेवलप की जिसका यूज किसके लिए,
चार्ज पार्टिकल और आयंस को एक्सेलरेट करने के लिए, ताकि उन चार्ज पार्टिकल और आयंस की एनर्जी को हाई किया जा सके, यानी हाईली एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स प्राप्त करने के लिए, या फिर मैं कहूं किसी पार्टिकल को हाईली एक्सेलरेट करने के लिए, हाईली एनर्जेटिक बनाने के लिए जिस मशीन और डिवाइस का यूज करते हैं उसे साइक्लोट्रॉन कहते हैं। इस साइक्लोट्रॉन को हम दूसरे नाम पार्टिकल एक्सेलरेटर के भी नाम से जानते हैं। अब ये क्रिस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। हर एक मशीन, जो साइंस का कोई मशीन होता है या डिवाइस होता है, उसका कुछ ना कुछ अपना वर्किंग प्रिंसिपल होता है। तो क्या साइंटिफिक प्रिंसिपल इसमें इन्वॉल्व है इस साइक्लोट्रॉन के वर्किंग में, वो हम अब जानेंगे। सो प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। इन साइक्लोट्रॉन क्रॉस्ड और परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। साइक्लोट्रॉन में क्रॉस्ड यानी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया जाता है। किसके लिए? टू इंक्रीज द एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स की एनर्जी को बढ़ाने के लिए। सच दैट, इस तरीके से यूज किया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट्स द चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, एंड मैग्नेटिक फील्ड मेक्स द चार्ज पार्टिकल टू मूव इन सर्कुलर पाथ रिपीटेडली, और मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में बार बार मूव करने के लिए भेजता है। सो दैट चार्ज पार्टिकल, इस तरीके से चार्ज पार्टिकल क्या हो जाता है? एक्सेलरेट हो जाता है। कितना एक्सेलरेट हो जाता है कि उसकी वेलोसिटी लार्ज हो जाती है, और वेलोसिटी लार्ज होने से क्या होगा? चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी लार्ज हो जाती है। तो ये इसका प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल है? साइक्लोट्रॉन में हम क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं चार्ज पार्टिकल की एनर्जी को बढ़ाने के लिए, और इस तरीके से यूज करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, और मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में भेजता है बार बार, जिससे कि चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो जाता है हाई वेलोसिटीज के लिए, यानी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ जाती है तो उसकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस तरीके से हम साइक्लोट्रॉन के इस प्रिंसिपल की हेल्प से किसी चार्ज पार्टिकल को क्या कर सकते हैं? हाईली एनर्जेटिक बना सकते हैं, हाईली एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। इन साइक्लोट्रॉन क्रॉस्ड और परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर यूज्ड to increase the energy of charge particles such that the electric field accelerates the charge particle and magnetic field makes the charge particle to move in circular path repeatedly, so that the charge particle is accelerated to large velocities and hence large kinetic energies। ठीक है, ये साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल है। अब इस प्रिंसिपल को हम दोबारा से इसके डिजाइन से भी समझेंगे। देखिए, ये होता है साइक्लोट्रॉन। ये एक सीमेटिक स्केच है साइक्लोट्रॉन का, क्रॉस सेक्शनल व्यू आप कह सकते हैं। ये इस टाइप का क्रॉस सेक्शनल व्यू होता है साइक्लोट्रॉन का। इसमें हम एक मेटल डिस्क लेते हैं, जैसे कि ये एक सर्कुलर मेटेलिक डिस्क है, स्फेरिकल ले लीजिए। ठीक है, इस स्फेरिकल मेटेलिक डिस्क को बीच में से कट कर दीजिए। यहां से जब आप इसको कट कर दोगे तो इसके दो हिस्से बन जाएंगे, एक हिस्सा तो ये बनेगा और एक हिस्सा ऐसा बनेगा। तो दोनों हिस्से कैसे हैं? अंग्रेजी के अक्षर डी के समान है, इसलिए इनको हम डीज नाम देते थे। इसको क्या कहते हैं? डी, डी डबल ई, डी, 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 D1 कह देते हैं इसको, इसको डी, D2 कह देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये दो डीज हैं। पहली डी तो ये हो गई, देखिए जिस पर मैं पेंसिल, जिस बाउंड्री पर पेंसिल चला रहा हूं, जो आपको ज्यादा डार्क दिखाई दे रही है, ये फर्स्ट डी है। ठीक है, और ये किसकी है? मेटल की। और हम जानते हैं मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। फर्स्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर की, हमने जब बात की थी, तो मेटल इज ए कंडक्टर और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। यानी ये जो मेटेलिक डी है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। सिमिलरली दूसरा पार्ट मेटेलिक डी का ये है। दूसरा जो पार्ट है मेटेलिक डी का, ये देखिए जिस पर मैं पेंसिल चला रहा हूं, ये दूसरा पार्ट है मेटेलिक डी का, ये दूसरा पार्ट है मेटेलिक डी का। ठीक है, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं? D2। इसको D2 कह दिया, इसको D1 कह दिया। ये अंग्रेजी के अक्षर डी के समान है, इसलिए नाम क्या दे दिया? डी। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि डी किसकी है? मेटल की है, मेटेलिक डीज है। तो मेटल के अंदर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यानी डीज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है।
ठीक है। और दूसरा देखिए मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ प्रेजेंट है, फिर यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं डीज के अंदर, तो ये जो गैप है इस गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है बेटा। ये डीज के बीच में जो गैप है, ये वाला जो आपको गैप दिखाई दे रहा है जहाँ पर ये चार्ज पार्टिकल पी रखा हुआ है, इस पूरे गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ध्यान रखिएगा। इस गैप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो और जगह मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है उसके परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, क्रॉस्ड हैं, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल का पहला रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया। क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर यूज्ड टू एक्सिलरेट द चार्ज पार्टिकल P in such a way that the electric field between the gap accelerate the charge particle and magnetic field move the charge particle in circular path, ठीक है। Finally the kinetic energy of charge particle increases rapidly and we get highly energetic charge particle, यही तो प्रिंसिपल था, ठीक है। तो हमने डीज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए 0 है और डीज के बाहर यहाँ देखिए मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। कैसे है, डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है, सभी डॉट एक दूसरे से समान दूरी पर है, यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कहाँ पर है, आउट ऑफ द पेज है, डॉट है इसलिए ऊपर की तरफ जाएगा। ये देखिए ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का है, आउट ऑफ द पेज है, डॉट से रिप्रेजेंट किया है। ध्यान रखिए इस गैप में जो गैप है डीज का, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और डीज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ध्यान रखना है इस बात का। डीज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, डी मेटल की बनी हुई है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो ना तो इस डी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है और ना ही इस डी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। केवल कौन सा फील्ड मौजूद है डीज के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड। और इस गैप में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस पूरे अरेंजमेंट को देखिए एनक्लोज कर दिया है, किससे, एक चेम्बर से। क्यों इनक्लोज, वैक्यूम चेम्बर से, इसे हम कह रहे हैं वैक्यूम चेम्बर। क्या कह रहे हैं, वैक्यूम चेम्बर। इसे जो ये बाउंड्री मैंने बनाई हुई है इसको मैं नाम दे देता हूँ वैक्यूम चेम्बर। वैक्यूम चेम्बर क्यों, वैक्यूम चेम्बर से क्यों इनक्लोज किया है इसको, जिससे कि जो चार्ज पार्टिकल है वो जो और आयंस हैं उनसे कॉलिजन ना कर पाए, यानी इसकी वेलोसिटी में जो बाहर के आयंस हैं एनवायरनमेंट में उनकी वजह से ये चार्ज पार्टिकल कहीं कॉलिजन करके अपनी वेलोसिटी ना बदल ले। इस वजह से इस पूरे सिस्टम को क्या कर दिया है, एनक्लोज कर दिया है, किसमें, वैक्यूम चेम्बर में, ठीक है। और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है। अब देखिए दोनों डीज, ये D1 है, ये D1 है और ये D2 है। D1 और D2 को देखिए जोड़ा है HFO से। HFO का मतलब है हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ये HFO है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर क्या काम करेगा, इन दोनों डीज D1 और D2 के बीच में क्या प्रोवाइड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, कौन, HFO, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। कहाँ पर क्रिएट करेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों डीज के गैप में, ठीक है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। तो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का काम है इन दोनों डीज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन करना, ठीक है। आप देखिए चार्ज पार्टिकल कहाँ रखा हुआ है, सेंटर पर। सेंटर पॉइंट क्या है, P, ये एक चार्ज पार्टिकल है। और यहाँ पर देखिए ये जो पेरीफेरी है, इस D2 की जो पेरीफेरी है, यहाँ पर हमने एक डिफ्लेक्टिंग प्लेट लगाई हुई है। ये जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट है बेटा, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की बनी हुई है। ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट के पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इस डिफ्लेक्टिंग प्लेट के पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। डिफ्लेक्टिंग प्लेट दिखाई दे रही होगी आपको, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ। ये देखिए ये है डिफ्लेक्टिंग प्लेट, ये क्या है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट। इस डिफ्लेक्टिंग प्लेट पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो क्या होगा, जैसे ही चार्ज पार्टिकल इधर हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल आएगा, इस डिफ्लेक्टिंग प्लेट से डिफ्लेक्ट होगा और कहाँ भेज दिया जाएगा, टारगेट पर। और यहाँ पर ये देखिए
थोड़ा सा ये हमने एग्जिट पोर्ट रखा है जिससे कि चार्ज पार्टिकल इससे बाहर निकल जाए। अब ये जो चार्ज पार्टिकल मिल रहा है हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल को किसी भी टारगेट पर भेजा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो एक सिमेटिक स्केच हो गया किसका, साइक्लोट्रॉन का, यानी क्रॉस सेक्शनल व्यू हो गया। अब इसके कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिखा है, हम देखिए कंस्ट्रक्शन में जो लिखा है अभी जो मैंने बोला वही कंस्ट्रक्शन में लिखा है। क्या लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन में, देखिए construction of cyclotron is it consists of two semicircular D-shaped hollow metallic chambers D1 and D2 called the Ds। यही बोला था मैंने, दो सेमी सर्कुलर डी शेप की हॉलो मेटेलिक चेम्बर्स हैं, डीज हैं D1 और D2, जिनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है। दीज डीज आर प्लेस्ड इनसाइड ए वैक्यूम चेम्बर। इन डीज को कहाँ रखा गया है, वैक्यूम चेम्बर के अंदर। क्यों रखा गया है, डीज को किसकी प्रेजेंस में रखा गया है वैक्यूम चेम्बर में, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। डीज को किसकी प्रेजेंस में वैक्यूम चेम्बर में रखा गया है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। सो दैट वैक्यूम चेम्बर से क्यों इनक्लोज किया गया है डीज को, जिससे कि एयर मॉलिक्यूल्स जो एनवायरनमेंट में आयंस हैं या एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलाइड नहीं कर पाए, टकरा नहीं पाए, टक्कर नहीं कर पाए, कॉलिजन नहीं कर पाए, किसके साथ, चार्ज पार्टिकल के साथ। तो चार्ज पार्टिकल के साथ एयर मॉलिक्यूल्स की कॉलिजन ना हो, क्योंकि यदि एयर मॉलिक्यूल्स चार्ज पार्टिकल से टकरा गए तो चार्ज पार्टिकल के पाथ को डिस्टर्ब कर देंगे, उसकी वेलोसिटी को डिस्टर्ब कर देंगे, उसकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर देंगे। तो उससे बचाने के लिए पूरे दोनों डीज D1 और D2 को हमने वैक्यूम चेम्बर से एनक्लोज कर दिया है। नेक्स्ट, दीज डीज आर कनेक्टेड टू हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। मैंने बताया था अभी आपको क्रॉस सेक्शनल व्यू में HFO से जोड़ा गया है, दोनों डीज को हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर से जोड़ा गया है। हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर क्या है, एक AC वोल्टेज सोर्स है जो कितना वोल्टेज अप्लाई करता है, फ्यू 100 किलोवोल्ट्स। इस ऑर्डर का 100 किलोवोल्ट्स ऑर्डर का क्या अप्लाई करता है, वोल्टेज अप्लाई करता है। और इस वजह से क्या हो जाएगा, इस वजह से दोनों डीज के गैप में क्या प्रेजेंट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उससे आगे क्या लिखा है, द बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल आर इंजेक्टेड इन टू डीज नियर दियर सेंटर। डीज के सेंटर पॉइंट जिसको मैंने P से बताया था आपको, वहां पर क्या इंजेक्ट कर दिया है, चार्ज पार्टिकल इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। किस प्लेन के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। अगला पॉइंट, द चार्ज पार्टिकल आर पुल्ड आउट ऑफ द डीज बाय ए डिफ्लेक्टिंग प्लेट। डिफ्लेक्टिंग डीज के अंदर से चार्ज पार्टिकल को बाहर कौन निकाल रहा है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट। किसकी हेल्प से, विंडो की हेल्प से। और डिफ्लेक्टिंग प्लेट किसकी होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या नाम से, साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन हो गया। अब वर्किंग देखिए, ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है। अब जैसे ही इसको HFO से जोड़ा तो इनिशियली जो D2 है इसकी पॉलरिटी नेगेटिव है और D1 की पॉलरिटी पॉजिटिव है। और ये जो चार्ज पार्टिकल P है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, मान लीजिए प्रोटॉन है, तो इस D2 इनिशियली नेगेटिव पॉलरिटी पर और D1 पॉजिटिव पॉलरिटी पर, और चार्ज पार्टिकल कैसा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यानी प्रोटॉन है। तो जब D2 नेगेटिव पर पॉलरिटी पर है और चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन के कारण ये चार्ज पार्टिकल इधर जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, ये नेगेटिव पर है, ये नेगेटिव पर है और ये पॉजिटिव पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हुआ, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हुआ D1 से D2 की तरफ, तो चार्ज पार्टिकल इस तरफ जाएगा। ठीक है, चार्ज पार्टिकल भाई, ये चार्ज पार्टिकल कैसा है, प्रोटॉन है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और उसी तरफ मूव करता है। तो देखिए इनिशियली D2 तो हो गई नेगेटिव पॉलरिटी पर और D1 हो गई पॉजिटिव पॉलरिटी पर। तो जब ये पॉजिटिव पॉलरिटी पर है और ये नेगेटिव पॉलरिटी पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ हो गया, इस D से यानी D1 से D2 पर। तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज पार्टिकल उसी तरफ चला जाएगा अट्रैक्शन के कारण, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स के कारण यहाँ गया। अब जैसे ही यहाँ गया चार्ज पार्टिकल, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब कौन मिला इसको, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, इनटू द पेज है, अंदर की तरफ है पेज के अंदर, और चार्ज पार्टिकल ऐसे आ रहा है। तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री ले रहा है चार्ज पार्टिकल। अब जब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आता है
तो वो सर्कुलर पाथ में गया चला जाता है। ये देखिए सर्कुलर पाथ में चला गया, यहाँ सेमी सर्किल बना लिया। अब जैसे ही इस गैप पर आएगा, यहाँ पर आएगा चार्ज पार्टिकल, तो इमीडिएटली इस HFO की हेल्प से हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर क्या करेगा, इस D2 की पॉलरिटी को पॉजिटिव और D1 की पॉलरिटी को नेगेटिव कर देगा। तो जैसे ही यहाँ आया चार्ज पार्टिकल, तो ये पॉलरिटी पॉजिटिव हो जाएगी और इसकी पॉलरिटी नेगेटिव हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाएगा, तो चार्ज पार्टिकल इस तरफ खिंचा हुआ चला जाएगा, यानी एक्सिलरेट होगा चार्ज पार्टिकल, एक्सिलरेशन मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा जो चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट कर देगा और किस तरफ धकेल देगा, D1 की तरफ ढकेल देगा। जैसे ही D1 पर आएगा चार्ज पार्टिकल, अगेन इसको इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा और मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो इनटू द पेज है और चार्ज पार्टिकल ऐसे आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चार्ज पार्टिकल आ रहा है, तो अगेन ये सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। फिर इस गैप में जैसे ही आएगा, यहाँ पर जैसे ही चार्ज पार्टिकल आया, अगेन दोनों डीज की पॉलरिटी बदल जाएगी, किसकी हेल्प से, HFO की हेल्प से। जैसे ही चार्ज पार्टिकल यहाँ आएगा, तो यहाँ की पॉलरिटी पॉजिटिव और यहाँ की नेगेटिव हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब इस तरफ आ जाएगा, यानी चार्ज पार्टिकल इस तरफ एक्सिलरेट होगा। फिर ये इसके अंदर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, पर सेमी सर्कुलर पाथ। हर बार देखिए इस तरीके से स्पाइरल पाथ फॉलो करते हुए, हर बार जैसे जितनी बार ये गैप में जाएगा चार्ज पार्टिकल, हर बार गैप में जाने पर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और जब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ेगी तो जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस बढ़ेगा, यानी चार्ज पार्टिकल स्पाइरल पाथ फॉलो करते हुए फाइनली कुछ समय के बाद में इस डीज की पेरीफेरी के पास पहुंच जाएगा। अब ये डी की पेरीफेरी के पास जब चार्ज पार्टिकल पहुंचेगा, तो इसके पास बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होगी, यानी हाईली एनर्जेटिक होगा। उस हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल को इस डिफ्लेक्टिंग प्लेट की हेल्प से हम डिफ्लेक्ट कर देंगे, और कहाँ, इस डी के बाहर पुल कर देंगे। डी के बाहर कौन पुल कर रहा है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट, और ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट इस चार्ज पार्टिकल पी को डी के अंदर से पुल करके कहाँ भेज देगा, टारगेट पर। इस तरीके से चार्ज हाईली एक्सिलरेटेड और हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल हमें मिल जाएगा और उसको हम किसी भी टारगेट पर भेज पाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिस समय चार्ज पार्टिकल यहाँ पर आता है, उसी समय HFO की हेल्प से दोनों डीज की पॉलरिटी बदलनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो चार्ज पार्टिकल जो है एक्सिलरेट नहीं हो पाएगा। तो ये काम किसका है, HFO का। यानी जो चार्ज पार्टिकल के रिवॉल्यूशन की फ्रीक्वेंसी है, चार्ज पार्टिकल जो घूम रहा है उसके रिवॉल्यूशन की जो फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी नाम दे रहे हैं, वो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी इस HFO की फ्रीक्वेंसी से मैच करनी चाहिए। HFO की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी होगी, ए का मतलब अप्लाइड और ये सिंबल फ्रीक्वेंसी का है, तो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी HFO की हो गई, और जो रिवॉल्यूशन की फ्रीक्वेंसी है चार्ज पार्टिकल की वो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी हो गई। तो यहाँ पर साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी म्यू सी, तो ये कंडीशन मेंटेन रहनी चाहिए। इस कंडीशन को म्यू ए इज इक्वल टू म्यू सी को हम रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। ये कंडीशन यदि यहाँ मेंटेन नहीं होगी तो चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो रेजोनेंस कंडीशन मेंटेन होनी चाहिए। ये हो गया इसका वर्किंग, तो यही मैंने लिखा है वर्किंग में। सपोज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से प्रोटॉन इज एट द सेंटर P एंड इनिशियली फाइंड D2 to be negative and D1 as positive. So electric field is directed from D1 positive to D2 negative, and this electric field accelerates the charge particle towards D2. तो चार्ज पार्टिकल D2 की तरफ चला जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होता है, जो चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा यदि चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है। और हमने हमारे केस में जो चार्ज पार्टिकल लिया है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, यानी प्रोटॉन है। ठीक है, इसलिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब जैसे ही चार्ज पार्टिकल एंटर्स द D2, जैसे ही चार्ज पार्टिकल D2 में एंट्री लेता है तो इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। डी के अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, as inside metallic D electric field is 0 and experiences perpendicular magnetic field. D के अंदर चार्ज पार्टिकल को कौन मिलता है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, विच सेंड्स चार्ज पार्टिकल इनटू ए सर्कुलर पाथ, जो चार्ज पार्टिकल को किस में भेज देगा, सर्कुलर पाथ में भेज देगा। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होगा, एट द इंस्टेंट द चार्ज पार्टिकल और प्रोटॉन, जिस समय पर चार्ज पार्टिकल यानी प्रोटॉन D2 से बाहर आएगा, इट फाइंड्स D1 नेगेटिव। तो इमीडिएटली जैसे ही D2 से बाहर आएगा D1 नेगेटिव और D2 पॉजिटिव हो जाएगा। कौन करेगा, HFO करेगा। सो चार्ज पार्टिकल गेट्स एक्सिलरेटेड टुवर्ड्स D1।
अब D1 जब नेगेटिव हो जाएगा, D2 पॉजिटिव होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड D2 से D1 की तरफ होगा, तो चार्ज पार्टिकल खिंचा हुआ किस तरफ जाएगा, D1 की तरफ जाएगा। दिस चार्ज पार्टिकल मूव्स फास्टर थ्रू D1 डिस्क्राइबिंग ए लार्जर रेडियस सेमी सर्कल। जितनी बार चार्ज पार्टिकल गैप को पार करेगा उतनी बार उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और जितनी स्पीड बढ़ेगी रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ उतना ही बढ़ जाएगा, सेमी सर्कल का पाथ उतना ही, रेडियस उतना ही बढ़ जाएगा। जितना रेडियस बढ़ेगा उतना ही पास में, उतना ही क्लोज पेरीफेरी के पास पहुंच जाएगा। कौन? चार्ज पार्टिकल। किसकी पेरीफेरी के पास? डीज की पेरीफेरी के पास। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए, दिस चार्ज पार्टिकल मूव्स फास्टर थ्रू D1 describing a larger radius सेमी सर्कल देन बिफोर। पहले की तुलना में अब ज्यादा रेडियस का सेमी सर्कल फॉलो करेगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ गई है। एज अप्लाइड वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एडजस्टेड, क्योंकि अब वो जो पॉलरिटी बदल रही है डीज की, जैसे ही D2 से बाहर आया D1 नेगेटिव हो गया, D2 पॉजिटिव हो गया। जैसे ही D1 से बाहर आएगा D1 पॉजिटिव, D2 नेगेटिव हो जाएगा। तो ये पॉलरिटी किसकी वजह से बदल रही है? क्योंकि जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है? एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्रोटॉन नॉन एज साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। यानी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। अप्लाइड फ्रीक्वेंसी किसकी हेल्प से एडजस्ट होगी? HFO की हेल्प से। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी पार्टिकल के रिवोल्यूशन की फ्रीक्वेंसी है। ये दोनों जब मैच हो जाएंगी तो रेजोनेंस होगा, यानी चार्ज पार्टिकल रेजोनेंस, चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट होगा। द फ्रीक्वेंसी म्यू ए ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज इज एडजस्टेड सो दैट द पॉलरिटी ऑफ द डीज इज रिवर्स्ड इन द सेम टाइम। इस तरीके से HFO की फ्रीक्वेंसी यानी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी म्यू को इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है कि जो डीज की पॉलरिटी है वो रिवर्स हो जाए, उसी समय पर रिवर्स हो जाए, उसी समय पर बदल जाए जिस समय पर चार्ज पार्टिकल एक डी से बाहर आता है और हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। ठीक है, दिस रिक्वायरमेंट म्यू ए इज इक्वल टू म्यू सी इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन। इसे हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से द चार्ज पार्टिकल गेट्स एक्सिलरेटेड एवरी टाइम, और इस तरीके से चार्ज पार्टिकल प्रत्येक हर बार एक्सिलरेट होता है एंड रीचेज द गैप बिटवीन डीज, और डीज के गैप में पहुंचता है, एंड इट्स सर्कुलर पाथ रेडियस इंक्रीजेज, और उसके सर्कुलर पाथ की रेडियस बढ़ती है एज वेलोसिटी इंक्रीजेज। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ बढ़ती है, एंड फाइनली ए हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल इज रिसीव्ड फॉलोइंग स्पाइरल पाथ। और इस तरीके से चार्ज पार्टिकल स्पाइरल पाथ फॉलो करते हुए, स्पाइरल पाथ मतलब इस तरीके का पाथ फॉलो करते हुए चार्ज पार्टिकल हाईली एक्सिलरेट हो जाता है, हाईली एनर्जेटिक हो जाता है, पेरीफेरी ऑफ डी के पास पहुंचता है, और वहां पर डिफ्लेक्टिंग प्लेट की हेल्प से उसको डी के बाहर निकाल लिया जाता है और डिजायर्ड टारगेट पर थ्रो कर दिया जाता है। इस तरीके से ये जो आपका वर्किंग है किसका? साइक्लोट्रॉन का। साइक्लोट्रॉन इस तरीके से वर्क करता है। तो ये तो बात हुई कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन। प्रिंसिपल की भी बात हमने कर ली। अब जो चार्ज पार्टिकल यहाँ पर एक्सिलरेट हुआ उसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा हो गई, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल और आयन कितनी होगी उसका फॉर्मूला हमें देखना है। चार्ज पार्टिकल की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? देखिए, जब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, क्यों घूम रहा है सर्कुलर पाथ में? क्योंकि चार्ज पार्टिकल को जो मैग्नेटिक फोर्स मिल रहा है वो चार्ज पार्टिकल के द्वारा एक्सपीरियंस की गई सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। यानी मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स है। जब मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है तो देखिए चार्ज पार्टिकल और आयन अटेन्स मैक्सिमम वेलोसिटी v0। v0 इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। नियर कहां पर मिलता है ये मैक्सिमम वेलोसिटी? पेरीफेरी ऑफ सर्कुलर पाथ। पेरीफेरी के पास मिलता है, सर्कुलर पाथ की पेरीफेरी के पास मैक्सिमम वेलोसिटी मिलता है। अब ये देखिए, ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स mb0 स्क्वायर अपॉन r0। ये mb स्क्वायर अपॉन r होता है ना, कौन? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो v की जगह v0 ले लिया, r की जगह r0। r0 मतलब मैक्सिमम रेडियस, सबसे बड़ा जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस है r0। v0 जब पेरीफेरी के पास पहुंच जाएगा तो सबसे बड़ा सर्किल बनेगा, उस समय जो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, v0 से रिप्रेजेंट की। तो mb0 स्क्वायर अपॉन r0 सेंट्रीपिटल फोर्स, और qv0 v क्या हो गया? मैग्नेटिक फोर्स। थीटा 90 है इसलिए qv0 v आएगा, साइन 91 हो जाएगा। यहां से मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई। अब जब मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई तो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ mb स्क्वायर। यही तो होता है, हाफ mb स्क्वायर। m मास है चार्ज पार्टिकल का, v0 मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो हाफ mb स्क्वायर v0 की वैल्यू रखें यहाँ पर। तो इस तरीके से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया? 1/2m q स्क्वायर v स्क्वायर r0 स्क्वायर।
इसका मतलब इस फॉर्मूले से क्लियर हो रहा है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है या सिंपली काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी वेलोसिटी का टर्म नहीं आ रहा है, ना तो वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है ना फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। तो कई बार प्रश्न पूछ लेता है, प्रूव दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड बाय ए साइक्लोट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। तो यहां तक करना है आपको। किस पर डिपेंड कर रही है फिर ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज्यादा रेडियस बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ही बढ़ती चले जाएगी। अब देखिए आगे मैंने टाइम पीरियड भी कैलकुलेट किया है, हालांकि ये सब कैलकुलेशन आपको पहले से आती है। टाइम पीरियड क्या होता है भाई, जैसे चार्ज पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है, तो यहाँ से और ये पूरा एक सर्किल बनाने में, एक पूरा सर्किल बनाने में जो समय लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। ये मैंने आपको पहले बता रखा है। तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब डिस्टेंस क्या होगा? एक पूरे साइकिल में, एक पूरे सर्किल में जो डिस्टेंस होगा वो इस सर्किल की सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, 2π हो जाएगा। यदि इसकी रेडियस में r0 लूं और इसमें जो चार्ज पार्टिकल घूम रहा है उसकी मैक्सिमम स्पीड v0 है, यानी सबसे बड़े सर्किल की मैं बात कर रहा हूं, तो 2πr0 अपॉन v0, v0 की वैल्यू रखी 2πm अपॉन qv। अब देखिए टाइम पीरियड भी ना तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ पर डिपेंड करता है, ना ही वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, ना ही फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, ना तो वेलोसिटी पर ना ही रेडियस पर। 2πm अपॉन qv आ रहा है, ये आ गया। अब इसी से हम क्या निकाल लेंगे? इसी से हम निकाल लेंगे आपका फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालेंगे फ्रीक्वेंसी? भाई फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन की मैं बात करूं तो फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी को एफ से लिखो या न्यू से लिखो, न्यू, ठीक है, न्यू इज इक्वल टू 1/2। टी की वैल्यू रखी तो qv अपॉन 2πm, यानी रेसिप्रोकल आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी भी देखिए रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, रेडियस आर नहीं है ना कहीं भी इसमें, और ना वेलोसिटी है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन किस पर? ना तो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल पर डिपेंड कर रहा है, ना ही रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। दिस इज नोन एज साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ये जो एक्सप्रेशन आया इसे हम कहते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, एफ सी और न्यू सी, या सिंपली एफ लिख दिया आपने, ठीक है। तो ये साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है जो कि ना तो रेडियस पर डिपेंड करता है और ना ही वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है तो ओमेगा इज इक्वल टू, ये आप जानते ही हो, 2πf। ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। तो एफ की वैल्यू रख दी, एफ को न्यू लिख दो या एफ ही रहने दो, एफ की वैल्यू रखी तो ओमेगा आ गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई। इस तरीके से आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। अब यूजेज ऑफ साइक्लोट्रॉन, क्यों ये डेवलप किया गया था? देखिए, इट इज यूज्ड टू बम्बार्ड न्यूक्लियाई विद एनर्जेटिक पार्टिकल टू स्टडी रिजल्टिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस। ये भाई इस साइक्लोट्रॉन की हेल्प से हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को हाईली एक्सिलरेट कर सकते हैं, हाईली एनर्जेटिक बना सकते हैं। इसका मतलब जब चार्ज पार्टिकल हाईली एनर्जेटिक हो जाएगा तो उसको हम न्यूक्लियस पर बम्बार्ड कर देंगे, और जब वो न्यूक्लियस पर बम्बार्ड कर देंगे उसको, तो वो न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट कर देगा और न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प करेगा। तो हम लिख सकते हैं इट इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, इट इज यूज्ड टू स्टार्ट न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। ये दोनों लिख सकते हैं, कंबाइंड करके भी लिख सकते हैं। दूसरा यूज, इट इज यूज टू इम्प्लांट आयंस इनटू सॉलिड। किसी सॉलिड में आयंस को इम्प्लांट करना है, आयंस को घुसाना है किसी सॉलिड के अंदर, तो उसके लिए भी हम इस साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं। यानी यदि आपको प्रॉपर्टी मॉडिफाई करनी है किसी सॉलिड की और या सिंथेसाइज करना है, नया मटेरियल बनाना है, भाई कोई प्योर मेटल है उसमें इम्प्योरिटीज मिक्स करनी है, तो उसके लिए भी हम साइक्लोट्रॉन की सहायता लेते हैं। इम्प्लांटेशन ऑफ आयन के लिए भी हम साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं। ये हॉस्पिटल्स में यूज किया जाता है साइक्लोट्रॉन, किसके लिए? टू डायग्नोज एंड ट्रीट जो कैंसरस ट्यूमर्स हैं, कैंसरस ट्यूमर हो जाते हैं लोगों के, उन कैंसरस ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल को उस पर्टिकुलर ट्यूमर पर भेजना होता है जिससे कि वो ट्यूमर, कैंसरस ट्यूमर, डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इट इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स टू प्रोड्यूस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस व्हिच कैन यूज्ड इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। और किस में यूज होता है? इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स
सच एज न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स को हाईली एनर्जेटिक बनाना है तो बना सकते हैं, हालांकि न्यूट्रल पार्टिकल्स को हम इससे नहीं बना सकते, ठीक है। लेकिन न्यूट्रॉन्स की कॉलिजन करवानी है, ठीक है, तो एटॉमिक रिएक्शन होते हैं उसमें न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट करवाते हैं यूरेनियम पर, यूरेनियम से कॉलिजन करवाते हैं न्यूट्रॉन की, जैसे कि चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है तो उसमें भी ये यूज होता है। लेकिन इसकी कुछ अपनी लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन को इससे हम एक्सेलरेट नहीं कर सकते। क्यों एक्सेलरेट नहीं कर सकते? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लाइट पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन्स लाइट पार्टिकल है, यानी उनका मास बहुत कम होता है, बहुत हल्के होते हैं, इसलिए वो बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा स्पीड प्राप्त कर लेते हैं। जब बहुत कम समय में, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जब वो बहुत ज्यादा स्पीड प्राप्त कर लेते हैं, यानी उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, कंट्रोल में नहीं रहेंगे, तो वो किस काम के? तो इसका मतलब लाइट पार्टिकल्स को इससे एक्सेलरेट नहीं कर सकते। न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। अब इलेक्ट्रिकली जब न्यूट्रल है न्यूट्रॉन्स, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव डीज की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होंगे। तो जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं तो उनका अट्रैक्शन ही नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स उन पर अप्लाई नहीं होगा, तो उस केस में फिर वो एक्सेलरेट नहीं हो पाएंगे, यानी न्यूट्रॉन्स को इससे एक्सेलरेट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो न्यूट्रल होते हैं। और नेक्स्ट जो लिमिटेशन है आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। एज पर आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन, सर अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने कहा था कि इफेक्टिव मास m इज इक्वल टू रेस्ट मास m0 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है। या v वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है। जब v बढ़ेगा तो देखिए ये पार्ट बढ़ जाएगा और ये पार्ट बढ़ जाएगा, तो ये पूरा पार्ट कम हो जाएगा, क्योंकि ये बढ़ रहा है तो 1 में से कम हो रहा है, तो ये कम हो गया और ये कम हो गया तो मास बढ़ गया, यानी v बढ़ने से मास बढ़ेगा। और जब मास बढ़ेगा तो देखिए साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। v बढ़ा तो मास बढ़ा, और मास बढ़ा तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गया, और साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुआ तो जो रेजोनेंस कंडीशन है वो मेंटेन नहीं रहेगा। और जब रेजोनेंस कंडीशन यानी एफ सी बराबर एफ ए नहीं रह पाएगा, ये नहीं रह पाएगा। और जब ये कंडीशन नहीं रह पाएगा, यानी रेजोनेंस कंडीशन जब मेंटेन नहीं रह पाएगा, तो चार्ज पार्टिकल प्रॉपर्ली एक्सेलरेट नहीं हो पाएगा। और जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं होगा तो हम उसको डिजायर्ड टारगेट पर जितना वेलोसिटी के साथ भेजना चाहते हैं वो वेलोसिटी हमें प्राप्त नहीं हो पाएगी। सो ये एक ओवरकम है। हालांकि इस जो ये लिमिटेशन है एक, हालांकि इस लिमिटेशन और ड्रॉबैक को हम ओवरकम कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। कैसे? या तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दें, यदि हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दें तो वो सिंक्रोट्रॉन डिवाइस बन जाता है, जिसमें हाई मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड हम यूज करते हैं इस ड्रॉबैक को कम करने के लिए, यानी रेजोनेंस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए। जिस डिवाइस में हम हाई ऑर्डर का मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं उसे सिंक्रोन कहते हैं, और जिस डिवाइस में हम रेजोनेंस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज करते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करते हैं, उसको सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन कहते हैं, सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन। तो जिसमें हम फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करके रेजोनेंस कंडीशन मेंटेन करते हैं वो सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन, और जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा करके रेजोनेंस कंडीशन मेंटेन करते हैं वो सिंक्रोट्रॉन। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं, और आज हमने इस लेक्चर में साइक्लोट्रॉन के बारे में पूरा जाना। पहले तो हमने चार्ज पार्टिकल को फिल्टर किया, वेलोसिटी फिल्टर की बात की, वेलोसिटी सेलेक्टर की बात की, उसके बाद में साइक्लोट्रॉन क्या होता है, किसने डेवलप किया था, किस उद्देश्य के साथ डेवलप किया, किस साइंटिफिक प्रिंसिपल पर वर्क करता है, कंस्ट्रक्शन क्या है साइक्लोट्रॉन का, वर्किंग क्या है, थ्योरी क्या है। ठीक है, ये सारी बातें की। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है जो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हुआ है साइक्लोट्रॉन की हेल्प से, उसका टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यूजेज ऑफ साइक्लोट्रॉन की बात की, और लिमिटेशंस की बात की। ठीक है, आगे हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे और बायो-सावर्त लॉ न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।